हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट जुलाई 2023 का एग्ज़ाम 20 अगस्त को है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 लेकर आया हूं। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों जो गत वर्ष में आए हुए प्रश्न होते हैं दोस्तों, वो प्रश्न ले जाते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, बच्चों का विकास से की ओर बढ़ता है कि बच्चों का जो विकास है खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। केंद्र से बाह्य या पैर से सिर, विशिष्ट से सामान्य या जटिल से सरल। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विकास की, तो विकास की जो हमारी होता है दोस्तों किस ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, सरल से जटिल की ओर बढ़ता है और सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो एक ही हमें दिया हुआ है केंद्र से बाहर की ओर, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आपस में तीनों जो ऑप्शन है ये उल्टे लिखे हुए हैं दोस्तों। तो सही आंसर क्या है, बच्चों का विकास केंद्र से बाह्य की ओर होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर ये होता कि सिर से पैर की ओर तो बिल्कुल सही होता, सामान्य से विशिष्ट बिल्कुल सही होता, सरल से जटिल ये भी सही होता। ठीक है, तो अब आंसर क्या हमारा ऑप्शन ए था राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल है दोस्तों। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, होती है दोस्तों, क्यों नहीं होती है, ये गलत है। कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक होने वाली अंतःक्रिया है, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट होता है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ, वुडवर्थ ने बताया ये चीज़, तो अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कि कौन सा सिद्धांत नहीं है, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है समाजीकरण। क्या है दोस्तों, समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है, व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है, जो औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। तो समाजीकरण जो है दोस्तों एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। समाजीकरण जो होती है जटिल प्रक्रिया होती है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से समाजीकरण के प्राथमिक कारक कौन सा है दोस्तों। प्राथमिक कारक कौन सा है, किताबें और पत्रिकाएं, ये दोस्तों सेकेंडरी है। निकट परिवार ये बिल्कुल प्राइमरी हो जाएगा दोस्तों। मीडिया भी सेकेंडरी और स्कूल भी आपका सेकेंडरी में आता है, तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निकट परिवार जो है वो आपका प्राथमिक कारक होता है दोस्तों, और जो बाकी के स्कूल हो गए, किताबें हो गए, मीडिया हो गया या आपका समाज हो गया, ये सब किस में आते हैं दोस्तों, समाजीकरण के द्वितीय कारक में आते हैं, सेकेंडरी में। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है। जो उपलब्धि अभिप्रेरणा दोस्तों कि अचीवमेंट जो मोटिवेशन होता है दोस्तों वो क्या है, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे कार्य करने की तत्परता, चुनौतीपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति या असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो जो उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है दोस्तों वो चुनौतीपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, उसमें चुनौतीपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों, तो सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम की अभिप्रेरणा, जो अधिगम होता है लर्निंग की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। किस प्रकार हम कायम रख सकते हैं दोस्तों, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, या बच्चों को दंड देकर। तो क्या हो जाएगा हमारा, दंड देकर दोस्तों बिल्कुल नहीं कर सकते, यंत्रवत याद करके जोर हम नहीं दे सकते। जो दोस्तों बच्चों को बहुत आसान देंगे तो उनको अभिप्रेरणा कैसे रहेगी कायम, प्रवीणता अभिलक्ष्यों पर जोर देकर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों कि अधिगम के अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, प्रवीणता विमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है दोस्तों अधिगम का शून्य स्थानांतरण,
अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण और अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। ए इज द राइट आंसर। अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाएगा दोस्तों। ए इज द राइट आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ने से संबंधित विकार है। पढ़ने से दोस्तों संबंधित कौन सा विकार है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया या डिसमोर्फिया। तो दोस्तों पढ़ने से संबंधित कौन सा? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कौन सा होता है दोस्तों? पढ़ने से संबंधित विकार होता है जिसमें बच्चा दोस्तों आवाज को साफ पढ़ता है। अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। डिसग्राफिया क्या है दोस्तों? लिखने से संबंधित है। डिसग्राफिया दोस्तों लिखने से, ठीक है। डिसकैल्कुलिया दोस्तों गणितीय संबंधी होता है, गणितीय संबंधी जो कैलकुलेशन होती हैं। और डिसमोर्फिया दोस्तों भ्रम की स्थिति होती है, जिसमें जो भ्रम होता है ना कि सामने मोर बैठा दोस्तों, आपका मोर है बता रहा चील है, तो भ्रम होता है दोस्तों। कौवा बैठा बता रहा कबूतर है, तो भ्रम की स्थिति होती है, ठीक है। तो डिसमोर्फिया होता है दोस्तों। अच्छे से आप लोग को समझ में आना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चॉम्स्की के अनुसार दोस्तों कौन सा कथन सही है? कि बच्चे में सीखने की प्रक्रिया जन्मजात होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, या बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है। तो चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है दोस्तों? कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है दोस्तों जन्मजात होती है, जन्मजात क्षमता होती है। तो ए इज द राइट आंसर। आपको अच्छे से पता है जो हमारे भारत है, हमारी भाषा कौन सी दोस्तों? हिंदी है। तो बच्चा जब बोलता है तो हिंदी अपना आप ही बोलने लग जाता है, क्योंकि उनमें क्षमता जो होती है दोस्तों अपनी क्षेत्रीय भाषा के अनुसार सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसलिए वे अपनी भाषा को जल्दी से और आसानी से सीखते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, और ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अमूर्त पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? अमूर्त कब सोचता है दोस्तों? अच्छे से याद रखना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर, संवेदीगामक अवस्था जो होती है दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। तो अमूर्त किसमें सोचता है दोस्तों? औपचारिक। किसमें? औपचारिक चिंतन करता है। बी इज द राइट आंसर। अगर मूर्त में सोचेगा तो फिर ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है दोस्तों, सही आंसर। बट अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना कब आरंभ कर देता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर सोचना आरंभ कर देता है। तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आशा करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। जिन दोस्तों को मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।